एक दिन मिर्जा खुर्शीद ने नगर में बूढ़े लोगों की कबड्डी करवाई। मेहता और मिर्जा ने भी खेल में भाग लिया। खेल में मेहता की विजय होती है। खुर्शीद ने गोबर को अपने साथ नौकरी में रख लिया। जो गोबर है होरी का पुत्र, उसको खुर्शीद ने अपने साथ नौकरी में रख लिया है। और अभी तक मेहता की दृष्टि में मालती में वे गुण नहीं आए हैं। चूँकि मालती मेहता को पसंद करती थी, लेकिन मेहता मालती को अभी तक पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वे एक संस्कारी स्त्री वाले गुण चाहते थे। तो मेहता की दृष्टि में मालती में वो गुण नहीं थे जो एक पत्नी में अपेक्षित होते हैं। मालती इस तथ्य को जानती है, इसलिए स्वयं को मेहता के अनुरूप आदर्शों में ढालने का प्रयत्न करती है। उसने एक बार महिलाओं के एक क्लब की ओर से, आपको पता है कि मालती ने क्या है, महिला का एक क्लब खोला था, जिसमें महिलाओं के ऊपर होते हुए जो अत्याचार होते हैं उनको ये क्या करते थे, उनको दूर करते थे, महिलाओं को सहारा देते थे, जो परित्यक्ता महिलाएं हैं उनको। तो उसने महिलाओं के एक क्लब की ओर से मेहता का भाषण करवाया, जिसमें मेहता ने नारी की सदस्यता, महानता और उसके देवी रूप का बखान किया। तो जब भाषण समाप्त हुआ तो मेहता और मालती के साथ ही घर को चले गए। जो मेहता है और मालती साथ घर को चले गए। मार्ग में मेहता ने बताया कि आजकल खन्ना और गोविंदी में तीव्र मतभेद चल रहे हैं और इस मनमुटाव का कारण मालती है, क्योंकि वह उन दोनों के बीच जो प्रेम है उसमें दीवार बनी हुई है। जबकि मालती तो मेहता को पसंद करते हैं, लेकिन खन्ना मालती को पसंद करते हैं, और यह बात जो मेहता जी है वो जानते हैं। तो मालती को ये सब चीज़ समझ नहीं आता। तो मालती खन्ना का तिरस्कार करती है। अब हम आते हैं राय साहब। तो राय साहब को जब यह मालूम हुआ कि पंचों ने होरी से डांट ली है, जब पंच क्या करते हैं, झुनिया होरी के घर आ जाती है तो पंच द्वारा उनसे लगान लिया जाता है। जो लगान होरी ने पटा दिया रहता है उसको फिर से वही लगान लिया जाता है, 100 रुपया और 30 मन अनाज का लगान। तो यह चीज़ राय साहब को पता चलती है, क्योंकि राय साहब क्या है, होरी से मिलता रहता था, तो होरी उसकी नज़र में एक अच्छा किसान था। तो उन्होंने कारकुन नोखेराम को बुलाकर खूब डांटा और डांट के रुपये सबसे भरवा लिए। नोखेराम ने बिजली के संपादक ओमकारनाथ को रिपोर्ट छापने के लिए भेज दिया, जिसमें यह दर्शाया गया कि राय साहब किस ढंग से जनता का शोषण करते हैं। तो यह बात जब राय साहब को ज्ञान हुआ इस बात का, तो उन्होंने ओमकारनाथ को खूब फटकारा। और खन्ना और गोविंदी में प्रायः अनबन रहती है। जब से उनका लड़का बीमार पड़ा और खन्ना ने डॉक्टर मालती को बुलाना चाहा, तो दोनों के बीच, खन्ना और गोविंदी के बीच क्या हो गया, झगड़ा हुआ। झगड़ा होने पर खन्ना ने गोविंदी अर्थात मिसेस खन्ना को पीट दिया। तो गुस्से में भरी गोविंदी कभी न लौटकर आने के उद्देश्य से घर से निकल पड़ी, किंतु चिड़ियाघर पार्क में मेहता ने जब उसे बहुत समझाया तो वह पुनः लौटकर घर आ गई। उधर राय साहब काउंसिल का चुनाव राजा सूर्य प्रताप सिंह के विरुद्ध लड़ रहे थे। पुत्री का विवाह भी उन्हें करना था और ससुराल की जायदाद के विषय में भी मुकदमा इनका चल रहा था। तो इस तरह से राय साहब की स्थिति को बताया जा रहा है कि राय साहब का जो ससुराल पक्ष रहता है उसमें जो एक उत्तराधिकारी रहता है वो मर जाता है, और इसका जो जायदाद रहता है इसके ससुराल का, वो क्या है, उसे पाने के लिए राय साहब मुकदमा लड़ता रहता है। अब होरी की पारी आती है, तो होरी की तरफ देखते हैं कि बैलों के बिना खेती नहीं हो सकती थी। होरी के बैलों को किसने ले गए थे, कौन ले गया था, भोला। क्योंकि भोला से जो क्या लाया था, गाय लाए थे, है ना, सुंदरिया नामक जो गाय होरी ने लाया था उसका पैसा होरी ने नहीं पटाया था। तो भोला पैसों के बदले बैलों को ले गया। होरी का परिवार मजदूरी करने लगा। बुआई के बाद मजदूरी मिलना भी कठिन हो गया। होरी के घर में खाने के लाले पड़ गए। नन्ही रूपा जो कि होरी की सबसे छोटी पुत्री थी, वह तो भूखी मरती पुन्नी चाची के यहाँ गई और रोटी खाकर आ गई।
होरी मन मारे बैठा रहता। आज उसके घर में चूल्हा तक नहीं जला। इसी समय दाता दीन ने समझाया कि तुम्हारे पास बैल नहीं है, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ और मैंने तुम पर पंचों से कहकर दंड कम कराया था। अब राय साहब ने सब पंचों को लताड़ा है। मैं तुम्हारे खेतों में मेरे बैलों से जुतवा लूँगा और पैदावार का आधा आधा हिस्सा हम लोग बांट लेंगे। तो इस तरह से इसने कहा। तो होरी को यह सौदा घाटे का लगा, लेकिन कर ही क्या सकता था। तो यह घाटे का सौदा है यह जानते हुए और खेतों को परती न रखने तथा लगान का प्रबंध करने और बेदखली से बचने के लिए होरी क्या है, सहमत हो जाता है। उसी का खेत रहता है, केवल बैल उनका रहता है। तो बैल के कारण केवल होरी का जो खेत रहता है उसका जो पैदावार होता है इसको आधे आधे बांटने की बात होती है। दाता दीन ने होरी को अनाज दे दिया। तब कहीं धनिया ने पीसा और पकाया। दूसरे दिन खेतों में बुआई शुरू हो गई। दाता दीन को सेंत मेत के मजदूर मिल गए। उनका पुत्र जो माता दीन है, दाता दीन का पुत्र कौन था, माता दीन। तो माता दीन ने सिलिया चमारिन को रखे हुए थे और सारा गांव जानता था, किंतु वे अपने धर्म को भोजन देने की बात नहीं मानते थे। इस तरह से अब सांझे की खेती हो गई। तो सांझे की खेती किसके बीच हुई, दाता दीन और होरी के बीच। तो सांझे की खेती के पश्चात माता दीन भी, जो दाता दीन का पुत्र था, वह होरी के घर आने जाने लगा और झुनिया जो उसकी बहू थी उसको फुसलाने का प्रयत्न करने लगा। झुनिया हंस बोलकर ही उससे कुछ ऐंठती रहती थी। सोना इस बात को जानती थी। झुनिया और सोना परस्पर रसीली मजाक करती रहती थी। सोना कौन थी, होरी की बड़ी बेटी। तो इलाके में अब शक्कर मिल खुल जाने से किसानों ने सारा गन्ना मिल को ही तोड़ने का निश्चय किया कि आसपास हमारे शक्कर मिल खुल गया है, अब जो भी गन्ना होगा उसको हम शक्कर मिल में दे देंगे। तो सभी किसान कर्ज से लदे थे। वे जानते थे कि खेती गन्ने की सारी कमाई महाजन ले जाएंगे। लाला पटेश्वरी, नोखेराम, झिंगुरी सिंह किसानों को कर्ज देते थे और ब्याज बढ़ाकर कई गुनी रकम वसूलते थे। होरी सोचता था कि गन्ने बेचकर वह अपना जो बैल नहीं है उसको ले लेगा और फिर से अपना खेती करेगा। तो होरी का जो गन्ना है वह 125 रुपये का होता है। झिंगुरी ने मिल में बैठकर रुपये सीधे अपने हाथ में ले लिए और 25 रुपये होरी को दे दिए। और यह जो 25 रुपया था वह नोखेराम ने छीन लिए। तो अब होरी हो गया खाली हाथ। खाली हाथ होरी घर आया तो धनिया ने सिर पीट लिया। आज उसके पास कथा भागवत पर चढ़ाने को 4 पैसे भी नहीं थे। अब देखते हैं गोबर की तरफ। तो गोबर क्या है, लखनऊ में इसको रहते साल भर हो गया था और अब वह गांव का सीधा साधा युवक नहीं है, बल्कि एक नगर सभ्यता से अच्छी तरह परिचित हो गया युवक है। पहले उसने मिर्जा खुर्शेद के पास 15 रुपये की मासिक पर माली की नौकरी की और में कुछ रुपये जमा करके खोमचा लगाना प्रारंभ कर दिया। अब उसने एक दुकान खोल ली है जिससे उसको 2.5 से 3 रुपया रोज की आमदनी होने लगी। इन 11 महीनों में ये इसने करीब 200 रुपये की कमाई कर ली और इस कमाई को लेकर वह झुनिया को लाने चल पड़ा कि हम दोनों शहर में रहेंगे करके। अब होरी, धनिया, रूपा और झुनिया सब मजदूर की तरह अपने ही खेत में काम करके दाता दीन की डांट खा रहे थे। दाता दीन उन्हें पल भर विश्राम करने नहीं देता था। होरी अपमानित सा होकर उन्मुक्त बन गंडासा उठा उठाकर ईख के टुकड़े कर रहा था। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था। सहसा वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। धनिया पागलों की तरह दौड़ी। वह पास आई। धनिया रो रही थी। पटेश्वरी उसे धैर्य बंधा रहा था। होरी ने आंखें खोली। लोग उसे उठाकर घर लाए। अब दाता दीन को अभी भी अपने बुआई में देरी का भय था, किंतु माता दीन इतना निर्दयी नहीं था। वह होरी के लिए दूध ले आया और दूध जो ही होरी ने पिया उसमें जान आ गई। इसी समय गोबर अपना सामान लिए घर आ गया।
तो माँ बाप बहन जो सभी थे ये सभी प्रसन्न हो गए। झुनिया आज मान कर रही थी। गोबर ने उसे किनारीदार साड़ी दिया, धनिया को भी वैसी ही साड़ी दी, होरी को धोती और दुपट्टा दिया। सब लोग बहुत प्रसन्न थे। गोबर के लिए दुलारी सहवाइन जो उसके घर के बगल में रहती थी वहाँ से गेहूं का आटा मांगकर लाया गया। बच्चे ने फ्राक पहनी। झुनिया ने गुबार निकाला कि शहर में रहते रहते कोई मिल गई होगी शहर में तुम्हें, तो मैंने तुम्हारे सिवा किसी को नहीं जाना, यह झुनिया कहती है। तो गोबर ने भी कस्में खाकर उसे आश्वस्त किया कि मैंने तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहा। झुनिया ने भोला द्वारा बैल खोल कर ले जाने, भोला कौन था? झुनिया का पिता। पंचों द्वारा दंड देने, सांझे में खेती होने आदि का दुखद कथा गोबर को सुनाए। गोबर क्रोध से उबर रहा था कि मैं पटेश्वरी, दाता दीन, झिंगुरी आदि के पेट से रुपया निकलवा लूँगा। गोबर ने झुनिया को भी अपने साथ ले चलने का प्रस्ताव रख दिया, शहर में ले चलने का प्रस्ताव रखा। किंतु झुनिया जो है वह दादा और अम्मा अर्थात होरी और धनिया से डर रही थी कि वे इजाज़त नहीं देंगे। गोबर ने गांव घूम घूम कर सब पर अपना प्रभाव जमाया। वह भोला के गांव में भी गया और उसे बातों में फुसलाकर अपने बैल को फिर से ले आया। गोबर ने होली के अवसर पर, जब होली हो रहा था उस अवसर पर युवकों को एकत्र करके एक तमाशे का आयोजन किया और आसपास के गांव के सभी लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो गए। सबसे पहले तमाशे में झिंगुरी सिंह की दोनों औरतों की लड़ाई, नाज नखरे, किसानों को कर्जा देकर लौटाने पर तीखा व्यंग किया गया, न लौटाने पर तीखा व्यंग किया गया। झिंगुरी सिंह 10 रुपये का कागज लिखाकर किसानों को कैसे 5 रुपया ही नगद देते थे, इस बेईमानी को गिरधारी नामक युवक ने झिंगुरी का स्वांग बनाकर उजागर किया। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। इसी प्रकार अन्य जो शोषक वर्ग हैं जैसे पटेश्वरी, नोखेराम और दाता दीन, इनकी भी खबर हास्य व्यंग के द्वारा लिया गया। सवेरे चारों ओर वही नाटक के संवाद और फिक्रे शुरू हो गए। झिंगुरी सिंह तो हंसी में उड़ा ले गए, पर पटेश्वरी और दाता दीन को यह बात चुभ गई और दाता दीन होरी से काम का हर्जाना मांगने लगा। गोबर ने स्पष्ट कह दिया था कि अब हम आपकी मंजूरी नहीं करेंगे। दाता दीन ने कहा कि ब्याज सहित हमारा 100 रुपया चुका दो और छुट्टी ले लो। गोबर ने कहा 1 रुपया सैकड़ा के हिसाब से ब्याज सहित 66 रुपयों से अधिक हम एक भी पैसा न देंगे, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। किंतु होरी जो था वह धर्म भीरू था और ब्राह्मण को भगवान के रूप में समझता था। वह क्या है, बहुत ही धर्म भीरू किस्म का आदमी था और चालाक किस्म का नहीं था, बहुत ही भोला भाला था। यह बोलता है ब्राह्मण दाता दीन को पूरे रुपये चुकाना चाहता था। उसने स्वीकार कर लिया कि मैं आपका एक एक पैसा चुकाऊंगा। गोबर पिता की इस मूर्खता पर झुंझला कर रह गया, बोल ही क्या सकता था। तो पटेश्वरी और नोखेराम ने भी भौंडी नकल का मजा गोबर और होरी को चखाने का निश्चय किया। नोखेराम ने लगान का दावा करने का निश्चय किया जिससे होरी ने चुका दिया था। पहले ही होरी ने जिस लगान को चुका दिया था उसको फिर से नोखेराम ने मांगना चालू किया। किंतु होरी ने यह लगान चुका दिया था, किंतु नोखेराम ने उसकी रसीद होरी को नहीं दी थी। गोबर और होरी ईख की खेत को सींच रहे थे। सोना और रूपा लड़ रही थी। गोबर ने सोना और रूपा को 2 थप्पड़ जड़ दिया। वे दोनों रोती हुई खेत से निकलकर घर को चल दी। सिंचाई का काम रुक गया। पिता पुत्र में कहासुनी हो गई। गोबर और झुनिया ने बच्चों के साथ लखनऊ लौट जाने का निश्चय प्रकट किया। धनिया बच्चे को अकेले नहीं भेजना चाहती थी। उसे भ्रम हुआ कि झुनिया के सिखाने पर ही गोबर उन्हें छोड़कर जा रहा है। तो इस तरह से सास और बहू में तकरार हो गई। इससे पूर्व नोखेराम के प्यादे ने होरी को लगान चुकाने की ताकीद की और होरी ने नोखेराम के सामने बार बार कहा कि मैंने तो पाई पाई लगान पहले से चुका दिया हूँ। तो नोखेराम ने रसीद मांगी, तो अब होरी क्या है, निरुत्तर था। यह बात सुनकर जो गोबर है वह स्वयं नोखेराम के पास गया और उसने नोखेराम को धमकी दी कि राय साहब के पास ही मैं रहता हूँ,
उन्हीं से शिकायत करूंगा कि तुम लगान लेकर रसीद नहीं देते हो। नोखेराम ने परिस्थिति को भांप लिया और कहा कि तुम गर्म क्यों होते हो, लगान चुकाया है तो रसीद कहीं टंगी पड़ी होगी। तो इस तरह से गोबर ने होरी के सीधेपन को आड़े हाथों लिया। गोबर होरी से त्रस्त हो गया था उसके सीधेपन से, तो अब वह इस घर में और अधिक नहीं रहना चाहता था और धनिया तथा झुनिया में संग्राम छिड़ जाने पर उसने झुनिया और बच्चों के साथ लखनऊ जाने की तैयारी कर ली। धनिया पुत्र के प्रस्थान करने के बाद चुपचाप रोती रही। अब देखते हैं राय साहब के बारे में। तो राय साहब जो अमरपाल सिंह हैं, इनके सामने 3 काम थे। पहला काम तो था कि 18 वर्षीय उसकी पुत्री का विवाह। दूसरा है ससुराल की रियासत से एकमात्र वारिस की मृत्यु के कारण अपने जो पुत्र है उसको कोर्ट से उत्तराधिकार दिलाना। और तीसरा है राजा सूर्य प्रताप सिंह को चुनाव में हराना। तो ये 3 काम उनके सामने थे। पहली समस्या उसकी हल हो गई कि भाग्य से कुंवर दिग्विजय सिंह की पत्नी का देहांत हो गया। यद्यपि जो कुंवर दिग्विजय सिंह था वो समस्त दुर्व्यसनों का शिकार था, किंतु जानते हुए भी सगाई राय साहब ने पक्की कर ली अपनी पुत्री के साथ। तो राय साहब ने ससुराल की एस्टेट थी, राय साहब की तरफ की जो ससुराल था, पक्ष था, वो 50 लाख का था, जिस पर उसके चचेरे सालों ने कब्जा कर लिया था। अब वकीलों की राय यह थी कि 50,000 कोर्ट फीस खर्च करके यह फैसला निश्चित ही आपके पक्ष में हो सकेगा। तो इस तरह से राय साहब की तरफ से हमने देखा। अब हम देखते हैं होरी और धनिया पर गोबर के जाने पर क्या असर पड़ा। तो गोबर के जाने के बाद होरी और धनिया प्रायः झुनिया को कोसते रहते थे और यदा कदा हंसी विनोद तथा परिश्रम करते करते समय बिताते थे। कभी वह दुलारी सहवाइन से हंसी मजाक करते, कभी दाता दीन और झिंगुरी सिंह महाजनों पर बढ़ते सरकारी दबावों से चिंतित थे। तो इस तरह से दाता दीन और झिंगुरी सिंह महाजनों पर जो दबाव बढ़ रहा था उससे चिंतित थे। और किस बात से चिंतित थे कि सरकार अधिक ब्याज अब नहीं लगाने देगी। तो दाता दीन की इस बात पर झिंगुरी सिंह ने कहा कि हम पहले से ही ब्याज का रुपया काटकर किसानों को कर्ज दे देंगे। तो दोनों इस प्रकार बात करते खलिहान में आए, जहां झिंगुरी सिंह ने माता दीन की शादी करने के लिए दाता दीन को समझाया। उसने कहा कि अब तो बहुत बदनामी हो रही है। दाता दीन बोलता है, शास्त्रों का प्रमाण देकर कहता है कि ब्राह्मण का खान पान उत्तम रहना चाहिए, शेष व्यवहार जैसा हो। ब्राह्मणों ने निम्न जातियों की स्त्री से संबंध जोड़े हों और उनकी संतान ब्राह्मण ही कहलाई है। तो झिंगुरी ने कहा कि मैं एक अच्छे ब्राह्मण की कन्या का संबंध लाया था, किंतु तुमने 1,500 मांगकर बात बिगाड़ दी, जबकि तुम्हारी स्वयं की हैसियत ही क्या है। इस तरह से इन दोनों में बात हुई। अब हम आते हैं सीलिया और माता दीन की तरफ। सीलिया और माता दीन खलिहानों में काम कर रहे थे। दुलारी सहवाइन इस समय सीलिया से अपने पैसे मांगने के लिए आ गई। सीलिया ने 2 पैसे सहवाइन से उधारी ले रखी थी, तो पैसों के बदले सीलिया ने अनाज दे दिया। माता दीन वहाँ से चला गया था। सीलिया को अनाज देता देखकर माता दीन ने सीलिया को डांटा कि तुझे अनाज देने का कोई अधिकार नहीं है। सीलिया अपमानित हो गई और यह जो खबर है यह इनके भाइयों और अन्य चमारों तक पहुंच गई। वे इकट्ठे होकर आए और उन्होंने माता दीन को पकड़कर उसके मुंह में हड्डी का टुकड़ा ठूंस दिया। खलिहानों में लोग जमा हो गए। वे भीतरी मन से माता दीन को बुरा भला कहते थे और बाहर से चमारों दे रहे थे। दाता दीन उन पर बिगड़ रहे थे। सीलिया अपराधनी सी खड़ी माँ बाप और भाइयों पर कुपित हो रही थी कि उन्होंने माता दीन का धर्म बिगाड़ दिया। सीलिया ने माँ बाप के साथ जाने से मना कर दिया। तो इस तरह से माता दीन ने भी उसे अपने साथ आने को मना कर दिया। अब सीलिया जाए तो जाए कहाँ। तो इस विवशता को देखकर होरी और धनिया ने सीलिया को अपने घर में स्थान दे दिया। अब होरी अपनी लड़की जो सोना है, बड़ी बेटी उसकी जिसका नाम सोना है,
इसके ब्याह की चिंता होरी को होने लगी, क्योंकि गांव के मनचले लड़के उसका पीछा करने लगे थे। होरी की बड़ी लड़की सोना का विवाह सोनारी गांव के एक धनी किसान गौरी मेहता का जो लड़का था, जिसका नाम क्या था, जमुना। तो सोनारी गांव का एक धनी किसान था गौरी मेहता, जिसका लड़का जमुना था, इसके साथ होरी की बड़ी लड़की सोना का विवाह निश्चित हो गया। होरी ने रुपये लेने गोबर के पास जाना चाहता था, क्योंकि शादी करना चाहता था अपनी बेटी की, किंतु धनिया ने इनकार कर दिया कि गोबर से एक पैसा भी नहीं लेंगे। होरी रुपये का प्रबंध करके दुलारी सहवाइन के पास आ गया, जिसने 200 रुपया सोना का विवाह देने हेतु होरी को पक्का वादा कर दिया। अब यह बात सोना ने सुन ली कि मेरे शादी के लिए 200 रुपया उधार लिया जा रहा है। अतः जब सिलिया उसके साथ रहती थी तो उसने सिलिया को सोनारी भेजा, और सिलिया ने जमुना से कहा कि हमारे पास दहेज के लिए एक पैसा भी नहीं है। तो जमुना ने अपने पिता गौरी मेहता को बिना दहेज के लिए विवाह की बात की, तो गौरी मेहता ने उसे जूतियों से मारा। सोना ने सिलिया से उत्तर सुना। अगले दिन गौरी मेहता का लेकिन पत्र आ गया कि हम दहेज में कुछ ना लेंगे, बारातियों को जो कुछ भी हो मोटा छोटा खिला देना, रसद का इंतजाम हमने कर लिया है। धनिया ने इस पत्र को सुनकर यही कहा कि हम उनसे छोटे नहीं हैं जो अपनी लड़की को कुछ ना दे। इस तरह से यह वाकया हुआ। अब बात आती है भोला पर। तो आप जानते हैं कि भोला जो कि सिलिया का, भोला जो कि झुनिया का पिता है। तो जो भोला है वह विदुर रहता है, लेकिन भोला है वह अपने बहुओं के अपमान के कारण अपमानित होने लगा और उसने एक विधवा नोहरी से विवाह कर लिया। नोहरी के आते ही बहुओं का राज खत्म हो गया और उनकी बहुओं को अखरा। एक दिन भोला के बड़े पुत्र, जिसका नाम कामता था, उसने भोला को मार दिया और घर से बाहर निकाल दिया। तो पंडित नोखेराम ने जवान स्त्री अर्थात भोला के साथ नोहरी को देखकर भोला को अपने यहाँ शरण दे दी। नोहरी का मिजाज आसमान में चढ़ गया। उसने एक दिन शोभा को नोखेराम से डांट दिलाई, एक दिन लाला पटेश्वरी को अपमानित कराया। तो इस तरह सिलिया नोखेराम जो है नोहरी, वह नोखेराम के साथ रहने लगी। तो भोला यहाँ जो है नोखेराम के यहाँ बहुत अपमानित महसूस करने लगा था। वह फिर से अपने घर अपने पुत्र के पास कामता प्रसाद के साथ रहना चाहता था, जाना चाहता था, किंतु नोहरी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली कि मैं पंचायत में न्याय कराऊंगी। बेचारा भोला कहाँ जा सकता था। नोहरी गांव में नोखेराम के कारण राज करने लगी। अब जो पटेश्वरी है वह कई दिनों से होरी से खार खाए बैठा था, उनसे नाराज था। तो इस वर्ष जो होरी है उसके खेत में सबसे अच्छी ईख हुई थी। ईख मतलब गन्ना। पटेश्वरी ने मगरू शाह को उकसाया कि तुम अपना कर्ज होरी से वसूल कर लो, तो होरी पर नालिश कर दो। और यही हुआ। होरी को पता भी न चला और कुर्की आ गई। 150 रुपया में खड़ी खड़ी जो ईख थी वह नीलाम हो गई। होरी की साख चली गई। दुलारी ने इसी ईख के भरोसे सोना के विवाह के लिए जो 200 रुपया दिया था, देने का वादा किया था, उससे अब दुलारी सहवाइन भी मुकर गई। उसने मना कर दिया। होरी और धनिया चिंतित थे कि गौरी मेहता के यहाँ शादी की तैयारियां चल रही है और हमारे पास कुछ भी इंतजाम नहीं है। इसी समय नोहरी उधर से निकली तथा होरी और धनिया से सम्मान पूर्वक जो प्रशंसा पाकर सोना के विवाह में 200 रुपया देने की प्रस्ताव कर बैठी। तो होरी का यह जो संकट था वह अनायास ही हल हो गया, अन्यथा उसे खेत को रहन रखने पड़ते। गोबर झुनिया को लेकर शहर में आया, किंतु शहर के बंद वातावरण में झुनिया प्रसन्न न रह सकी। उसका जो एक पुत्र हुआ था वह दस्त की बीमारी से चल बसा। झुनिया बच्चे की इस मृत्यु में घुलने लगी मन ही मन। उसे दूसरा बच्चा भी होने वाला था। प्रसव के समय जो उसकी पड़ोसन थी जिसका नाम था चूहिया, तो चूहिया नाम की पड़ोसन ने, जो एक मोटी स्त्री थी, उसने झुनिया को सहारा दिया। वहीं पुत्र होने के बाद भी झुनिया को संभालती रही और गोबर व झुनिया में मनमुटाव रहने लगा।
गोबर जब लखनऊ पहुंचा तो उसने देखा, जब दूसरी बार लखनऊ पहुंचा झुनिया को लेकर, तब उसने देखा कि वह जो जहाँ खोमचा लगाता था वहाँ पर किसी दूसरे ने अधिकार कर लिया है। तो विवश होकर उसने खन्ना का जो चीनी मिल था इसमें नौकरी कर लिया। तो झुनिया से भी, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, विरक्त सा हो गया। दोनों का मन मुटाव इतना बढ़ गया कि गोबर ने एक दिन उसे पीट दिया। गोबर शराब भी पीने लगा था। गोबर अब शक्कर मिल में काम करता था। शक्कर पर सरकार ने टैक्स लगा दिया और मिल मालिक ने मजदूरी कम करने का ऐलान कर दिया। मजदूर संघों ने हड़ताल का आह्वान किया। गोबर मिल के गेट पर हड़तालियों के आगे खड़ा था, लीडर बन के खड़ा था। मिल में समझौता नहीं हो रहा था। नए मजदूरों की भर्ती की जा रही थी। पुराने मजदूर को निकाल दिए और नए मजदूर, क्योंकि कम पैसे में मिल रहे थे, इस कारण नए मजदूरों की भर्ती की जा रही थी। नए पुराने मजदूरों के फिर संघर्ष हुआ। फिर गोबर घायल हो गया। मिर्जा जी ने उसे घर पर पहुंचा दिया। झुनिया का नारित्व जाग उठा। उसने गोबर की दिन रात सेवा की। चूहिया ने झुनिया को पूरा सहयोग दिया। यद्यपि एक दिन गोबर ने चूहिया को अपने घर आने का निर्देश दे दिया था, लेकिन झुनिया का पूरा साथ चूहिया ने दिया। झुनिया की सेवा ने गोबर का दिल जीत लिया। स्वस्थ होने पर वह झुनिया के साथ किए गए दुर्व्यवहार पर लज्जित था। अब देखते हैं मिस्टर खन्ना की तरफ। मिस्टर खन्ना जो चीनी मिल का मालिक था, वह मजदूरों को किसी भी प्रकार की रियायत नहीं देना चाहते थे। मालती, मेहता, संपादक मिर्जा और स्वयं गोविंदी भी इस पक्ष में थे, गोविंदी अर्थात खन्ना की पत्नी, कि मजदूरी कम न की जाए। किंतु खन्ना को अपने अधिकारों का अभिमान था। नए मजदूर उन्हें सस्ती दर पर उपलब्ध हो रहे थे। मिल के डायरेक्टर्स से उनका विश्वास करते थे। तो मिल में हड़ताल की परिस्थितियों में वे डॉक्टर मेहता से परामर्श करना चाहते थे। तो इस तरह से मालती के घर पर मेहता रहता था। तो मालती के घर पर मेहता मिले, जिन्हें मालती ने भोजन पर आमंत्रित किया। अब उसने भोजन अपने हाथ से पकाया था, मालती ने पकाया था, और मेहता का ही यह प्रभाव था कि मालती में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया था। डॉक्टर मेहता ने खन्ना को वही परामर्श दिया कि मेहता और मालती साथ में थे और खन्ना मेहता से परामर्श लेना चाहते थे, जो हड़ताल चल रहा था उसके पक्ष में, उसी संदर्भ में। तो मेहता ने खन्ना को परामर्श दिया कि मजदूरों की मजदूरी कम न की जाए। किंतु खन्ना यह कहते रहे कि मैं मिल के हिस्सेदारों को नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं। वहां से उनके मिल की चिमनी दिख रही थी। खन्ना मिल को देखकर गर्व से भर रहा था। अचानक उन्होंने मिल की ओर से धुआं उठता देखा और अनेक लोगों को भागते देखा। मिल में आग लग गई थी। मेहता, मालती और खन्ना भी दौड़ दौड़कर वहां पहुंचे, किंतु सब कुछ नष्ट हुआ देखकर खन्ना का मनः स्थिति विक्षिप्त सा हो गया। गोविंदी ने ऐसे समय पर उसके मन को सहारा दिया। गोविंदी ने कहा कि जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, लूटने में नहीं। अब तुम न्याय के सैनिक बनकर जीवन का आनंद पाओ। मिल जल जाने के बाद खन्ना और गोविंदी का दाम्पत्य जीवन भी पटरी पर आ गया था। खन्ना मालती की ओर से निराश हो गए थे, क्योंकि मालती तो मेहता को पसंद करती है, न कि खन्ना को, और एकमात्र गोविंदी ही उनके परिवार की धुरी हो गई थी। मालती में सेवा भाव का विकास हो गया था। एक दिन मालती और मेहता घूमते घूमते बेलारी गांव आ पहुँचे और यहाँ वे होरी के यहाँ ठहरे। वह जो है अर्थात होरी है, मेहता से पूर्व परिचित था। जब होरी धनुष यज्ञ में माली बना था और पठान बने मेहता को पकड़कर दबोच चुका था, तो इस तरह से दोनों में पहचान हो गई थी, मेहता और होरी में। मालती ने गांव के बच्चे और महिलाओं को स्वास्थ्य की जांच की। मालती डॉक्टर थी, इंग्लैंड से पढ़ के आई थी। तो मालती ने सभी की जांच की, महिलाओं और बच्चों की, उन्हें अच्छे जीवन की जानकारी दी। संध्या को मेहता गांव वालों की कुश्ती देखते रहे। रात को गांव वालों ने आग्रह पूर्वक मेहता और मालती को वहीं रख लिया।
तो प्रकृति प्रेमी मेहता मालती को लेकर नदी किनारे आ गए और भाऊ जो है उसकी नाव पर मंगवाकर नौका विहार करने लग गए। नौका विहार करते करते मेहता ने मालती से कहा, यदि मेरा प्रिय मुझसे विश्वासघात करे तो मैं उसे मारकर स्वयं भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं। मेरे लिए प्रेम खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी अन्य का अधिकार देख ही नहीं सकता। डॉक्टर मालती जो है वह मेहता की ऐसी हिंसक बात सुनकर सहम गई। उसने कहा कि मैं प्रेम को गाय की तरह मानती हूँ, तुम्हारे प्रति मैं आदर्शपूर्ण हूँ, किंतु शायद अब मैं प्रेम का व्यवहार ना कर सकूंगी। तो इस तरह से मालती ने मेहता की यह जो विचारधारा है उसको सुना और उसकी विचारधारा को अंत में जान लिया कि यह हिंसक विचारधारा वाला है। तो इस तरह से मालती जो मेहता को प्यार करती थी उसका प्यार पल भर में बदल गया और वह यह बोलती है कि मैं तुम्हारे प्रति आदर्शपूर्ण हूँ, किंतु अब मैं प्रेम का व्यवहार न कर सकूँगी, अर्थात मैं तुम्हारी जीवन साथी अब नहीं बनना चाहती। इसी के साथ दोस्तों हमारा यह दूसरा भाग है वह ख़त्म होता है। मैं जल्द ही आपके लिए गोदान उपन्यास का तीसरा भाग लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा और तीसरे भाग में यह हमारा जो उपन्यास है उसका सारांश ख़त्म हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा यह जो उपन्यास का सारांश है और आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।